हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम फ्लूइड चैप्टर में पास्कल्स लॉ के बारे में पढ़ेंगे। पास्कल्स लॉ क्या होता है इस चीज़ को समझते हैं अपन। ठीक है, तो पास्कल्स लॉ ये कहता है कि अगर मैं किसी भी फ्लूइड के किसी भी एक पॉइंट पर प्रेशर में कुछ चेंज करूं तो सेम चेंज ऑफ प्रेशर इक्वली ट्रांसमिट हो जाएगा टू ईच एंड एवरी पॉइंट ऑफ द फ्लूइड, यानी कि फ्लूइड के हर पॉइंट पर सेम चेंज ऑफ प्रेशर हो जाएगा। ठीक है, अगर आपने फ्लूइड के किसी एक पॉइंट का प्रेशर 2 पास्कल से बढ़ाया तो उस फ्लूइड के हर पॉइंट का प्रेशर पहले जितना भी था उसमें +2 हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है, तो इसको हम पास्कल्स लॉ कहते हैं। ठीक है, इसका यूज़ कैसे करते हैं इसको समझते हैं। इससे पहले अपन इसको पास्कल्स लॉ को पूरा समझते हैं। इसके लिए हम एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे कि मान लो मैंने एक कंटेनर इस तरह का ले लिया। अब इसमें सपोज यहाँ का एरिया है स्मॉल ए और यहाँ का एरिया है कैपिटल ए। इस जगह पर सपोज करो कि मैंने एक फोर्स लगा रखा है F और यहाँ पर मैंने एक पिस्टन के थ्रू एक लोड रख रखा है W, यानी कोई भी चीज़ जिसको मुझे उठाना है उसे हम लोड बोल रहे हैं। इसको हम एफर्ट भी बोल सकते हैं क्योंकि ये एफर्ट लगा के हम इस लोड को उठाने की कोशिश कर रहे हैं। अब अगर मैं देखूँ ध्यान से तो इस F की वजह से इसका एरिया स्मॉल है, छोटा एरिया है तो अपन ने स्मॉल ए से डिनोट कर रखा है। तो F अपॉन ए के बराबर प्रेशर एग्जर्ट होगा इस F फोर्स की वजह से यहाँ पर, यानी जो एडिशनल प्रेशर जनरेट हुआ वो कितना जनरेट हुआ, F अपॉन ए के बराबर। अकॉर्डिंग टू पास्कल्स लॉ ये जो प्रेशर जनरेटेड है ये इक्वली ट्रांसमिट हो जाएगा हर जगह पर। इसका मतलब यहाँ का भी प्रेशर जो इंक्रीज होगा वो F अपॉन ए के बराबर इंक्रीज हो जाएगा। और ये जो F अपॉन ए के बराबर प्रेशर इंक्रीज हुआ इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पर आपने W लोड रख दिया, यानी ये प्रेशर इस W लोड को ऊपर की तरफ उठाने की कोशिश करेगा। तो ये जो W लोड है वो उसकी वजह से इस पिस्टन पर जो प्रेशर जनरेट होगा वो इस प्रेशर के बराबर होना चाहिए, वहां पर इक्विलिब्रियम सिचुएशन आएगी। तो उस केस में इसका जो प्रेशर आएगा वो आएगा W अपॉन कैपिटल A, और इससे हम कैपिटल F की वैल्यू निकालें तो वो आएगा W इंटू स्मॉल ए अपॉन कैपिटल ए। W इंटू स्मॉल ए अपॉन कैपिटल है। इतना प्रेशर, इतना फोर्स इस पे लगाना पड़ेगा अगर आप इस W लोड को उठाना चाहते हो। तो मिनिमम फोर्स जो हम इस पे लगाएंगे इस W लोड को उठाने के लिए वो इतना है। अगर मैं इनकी वैल्यू रखना चाहूँ, ठीक है, फॉर कंपैरिजन पर्पस, सपोज करो मैंने एक डेटा लिया कि कैपिटल A इज 100 टाइम्स ऑफ स्मॉल ए। कैपिटल A 100 टाइम्स से स्मॉल ए के, यानी कि इधर का मैंने एरिया इससे सपोज 100 टाइम्स ज़्यादा रख दिया। इन दैट केस अगर मैं यहाँ पर स्मॉल ए अपॉन कैपिटल A रखूँगा तो ये कितना आएगा आपके 1/100, यानी स्मॉल f इक्वल टू हो जाएगा W/100। स्मॉल a बाई कैपिटल A की वैल्यू अपन ने 1/100 रख दी यहाँ पर, तो ये हो जाएगा W/100। इसका मतलब जितना वेट आपको उठाना है, मान लो कि यहाँ पर आपको 1000 न्यूटन का वेट उठाना है तो आपको यहाँ केवल 10 न्यूटन का फोर्स लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरह से हम पास्कल्स लॉ का यूज़ करके कम फोर्स के थ्रू ज़्यादा लोड को उठा सकते हैं। इसके लिए हम पास्कल्स लॉ का यूज़ कर सकते हैं। ये कहाँ पर अपने काम आता है, ठीक है, अगर मैं प्रैक्टिकल लाइफ में बात करूँ, ठीक है, तो बहुत सारी जगह पे काम आता है। ठीक है, जैसे आपने ब्रह्मास प्रेस का नाम सुना हो तो वहाँ प्रेशर को बढ़ाने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। और अभी अगर मैं रिसेंटली सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली बात करूँ तो वो है हाइड्रोलिक ब्रेक्स। हाइड्रोलिक ब्रेक्स में हम सबसे ज़्यादा पास्कल्स लॉ का यूज़ करते ही हैं। ठीक है, हाइड्रोलिक ब्रेक्स में क्या होता है, अगर मैं एक रफ उसकी वर्किंग समझने की कोशिश करूँ तो हाइड्रोलिक ब्रेक्स में आपके यहाँ पर ड्रम लगे होते हैं। ये आपके सपोज टायर की रिम है,
या टायर के ड्रम है, ठीक है। इसके अंदर आपने ब्रेक्स लगा दिए, शू ब्रेक बोल सकते हैं आप इसको। अब अगर मैं इसके ब्रेक की सिस्टम की बात करूं तो इस ब्रेक सिस्टम में सपोज करो कि आपने यहाँ से पेडल को दबाया ब्रेक लगाने के लिए, तो ये पिस्टन जो है वो इस फ्लूइड को कंप्रेस करेगा। ये फ्लूइड यहाँ से, ये जो ब्रेक्स है, ये दोनों ब्रेक है, शू ब्रेक है, ये इधर की तरफ एक्सपांड होंगे और जाके इससे चिपक जाएंगे। यहाँ पर आपका टायर जो है वो रोटेट हो रहा है, इसके इससे चिपकने और इसके इससे चिपकने की वजह से ये रुक जाएगा, ठीक है, यानी ब्रेकिंग हो गई। अब वापस कैसे आएंगे, तो जैसे ही आप ब्रेक पेडल से पैर हटाओगे, ठीक है, इसको आपने हटाया, तो उस केस में यहाँ वैक्यूम क्रिएट होगा, ये जो लिक्विड है ये वापस अपनी जगह पर आएगा। अब जब ये लिक्विड वापस अपनी जगह पे आ रहा है तो यहाँ से प्रेशर रिलीज हो जाएगा और ये स्प्रिंग इन ब्रेक शूज को वापस से पास ले आएगी। तो इस केस में एक्चुअली में यहाँ पर हमने ये जो ट्यूब है उसमें जो जहाँ पर अपन ने सिलेंडर ट्यूब अरेंजमेंट कर रखा है उसका एरिया मान लो मैंने कम रखा, तो मुझे कम फोर्स लगाना पड़ेगा, और यहाँ पर एरिया अगर आपने बड़ा रख दिया तो ये ज़्यादा फोर्स लगा सकता है। तो इस तरह से हम अपने अकॉर्डिंग इसको एडजस्ट कर सकते हैं कि हमें कितने फोर्स के एफर्ट लगाकर ब्रेकिंग सिस्टम को एडजस्ट करना है। कभी ऐसा भी हो सकता है कि भाई हम यूनिफॉर्म ब्रेकिंग चाहते हैं तो हम यहाँ पर जो फोर्स है वो बढ़ाएं और यहाँ पर कम फोर्स लगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है, ब्रेकिंग सिस्टम के थ्रू। तो यहाँ पास्कल्स लॉ का यूज़ हो रहा है, ठीक है। तो इस पे अब एक क्वेश्चंस लेते हैं अपन, इसको मिटा देते हैं। तो यहाँ पर एक सिस्टम बताया हुआ है, ठीक है, जिसमें एक साइड से हम 5 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं, इस साइड पर हमने कोई W लोड रख रखा है। अब ये जो W लोड है इसको आपको उठाना है। इस साइड के जो पिस्टन है उसका एरिया 10 सेंटीमीटर स्क्वायर है और इस साइड के पिस्टन का एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो अगर हम इस केस में अगेन पास्कल्स लॉ का यूज करें तो प्रेशर एक्सर्टेड बाय दिस 5 न्यूटन फोर्स मस्ट बी इक्वल टू प्रेशर एक्सर्टेड बाय W वेट। तो इसकी वजह से जो प्रेशर एक्सर्ट होगा वो कितना होगा, 5/1 सेंटीमीटर न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। मैं कन्वर्ट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि यूनिट्स जो है वो कंपैरिजन के थ्रू कट जाएगी। अगर इधर भी यूनिट सेम आ रही है, इधर भी यूनिट सेम आ रही है, तो वो कैंसिल आउट हो सकती है। तो यहाँ पर मैं W न्यूटन लेता हूँ और एरिया जो है वो 10 सेंटीमीटर स्क्वायर ले लिया। तो यहाँ पर सेंटीमीटर स्क्वायर भी कैंसिल हो जाएगा, इसलिए मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करो या नहीं करो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक है। तो W इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10 इधर मल्टीप्लाई हो गया यानी 50 न्यूटन। यानी इस एग्जाम्पल में आपको क्लियर हो रहा है कि इधर आपने 5 न्यूटन का फोर्स लगाया जबकि इधर आपके 50 न्यूटन का वेट ऊपर हो गया। तो इस तरह से हम कम फोर्स लगा के ज़्यादा फोर्स को उठा सकते हैं, ज़्यादा लोड को उठा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर पास्कल्स लॉ को अपन एंड करते हैं, ठीक है, आप इसको नोट डाउन कर लें। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या कहती है कि कोई भी अगर ट्यूब है जो डिफरेंट क्रॉस सेक्शन एरिया है, जिसका अलग अलग सेगमेंट्स में अलग अलग जगह पर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डिफरेंट आ रहा है, तो उस जगह पर उनकी अलग अलग क्रॉस सेक्शन पर वेलोसिटी भी डिफरेंट हो जाएगी, ठीक है। ऐसा क्यों होगा, तो हम ये कह सकते हैं कि भाई सपोज करो मैंने यहाँ पर एक ट्यूब बनाई डिफरेंट क्रॉस सेक्शन की, इस जगह पर एरिया छोटा है, मैं इसको स्मॉल ए ले लेता हूँ, इस जगह का एरिया बड़ा ले रहे हैं अपन कैपिटल ए। ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, यहाँ का स्मॉल ए और यहाँ का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आपके कैपिटल ए हो गया। अगर मैं इसमें एक लिक्विड फ्लो करवाता हूँ, सपोज करो इस ट्यूब में लिक्विड कंटिन्यूसली फ्लो कर रहा है, यहाँ पर से जो लिक्विड है वो सपोज V1 स्पीड से आगे एंटर करता है और यहाँ से निकलते वक्त इसकी स्पीड V2 हो जाती है। अगर मैं इस केस में बात करूं तो जितना वॉल्यूम या जितना मास, ठीक है, इस पॉइंट से लिक्विड का एंटर करेगा उतना ही वॉल्यूम या उतना ही मास हर सेकेंड में यहाँ से बाहर निकलेगा। पर सेकेंड जितना वॉल्यूम एंटर कर रहा है पर सेकेंड उतना ही वॉल्यूम बाहर निकलेगा। इसको हम बोल सकते हैं वॉल्यूम फ्लो रेट। क्या बोल सकते हैं, वॉल्यूम फ्लो रेट।
तो इस केस में क्योंकि बीच में कहीं वॉल्यूम जा कहाँ सकता है भाई, लिक्विड जो है अपन ने इनकम्प्रेसिबल माना था, इनकम्प्रेसिबल लिक्विड था तो उसका वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा। अब बीच में कोई पाइप ना तो वॉल्यूम प्रोवाइड कर रहा है यानी कोई लिक्विड जनरेट कर रहा है, ना लिक्विड इसमें से बीच में से कहीं और जा रहा है। इसका मतलब जितना लिक्विड यहाँ से एंटर करेगा हर सेकेंड में उतने को यहाँ से निकलना भी पड़ेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि इसका वॉल्यूम फ्लो रेट या हम मास फ्लो रेट भी बोल सकते हैं, क्योंकि मास इज इक्वल टू क्या होगा, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। अगर वॉल्यूम फ्लो रेट कांस्टेंट है तो डेंसिटी तो कांस्टेंट है ही सही, तो मास फ्लो रेट भी कांस्टेंट हो जाएगी। तो यहाँ से एंटर करते वक्त जो वॉल्यूम फ्लो रेट होगी वही यहाँ से निकलते वक्त होगी, यानी डेल्टा वॉल्यूम डिवाइडेड बाय डेल्टा टी मस्ट बी कांस्टेंट। वॉल्यूम फ्लो रेट पर यूनिट टाइम इज इक्वल टू कांस्टेंट। अब वॉल्यूम को हम क्या बोल सकते हैं, ठीक है, वॉल्यूम को अगर मैं बात करूं तो वॉल्यूम हो जाएगा आपके पास, अगर मैं इस वॉल्यूम अपॉन टाइम की बात करूं, ठीक है, तो वॉल्यूम अपने सपोज करो मैंने यहाँ पर एक कोई भी छोटा सा सेक्शन कंसीडर कर लिया और इस लेंथ को मैंने dx ले लिया या डेल्टा x ले लिया, और इस वॉल्यूम में यहाँ से यहाँ तक आने में मान लो इस सेक्शन को डेल्टा टी टाइम लगता है। तो यानी कि डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा एक्स जो डिस्टेंस है उसका वॉल्यूम हर डेल्टा टी टाइम के बाद आगे बढ़ता चला जाएगा। तो डेल्टा एक्स डिस्टेंस ट्रेवल्ड होगी डेल्टा टी टाइम में, यानी यहाँ जो भी वाटर के मॉलिक्यूल या लिक्विड के मॉलिक्यूल्स थे वो डेल्टा एक्स डिस्टेंस डेल्टा टी टाइम पे ट्रेवल कर लेंगे, और इस सेक्शन में जितना भी वॉल्यूम था वो डेल्टा एक्स डिस्टेंस पूरा का पूरा ट्रेवल कर लेगा डेल्टा टी टाइम में। तो अगर मैं वॉल्यूम की बात करूं कि भाई यहाँ का वॉल्यूम कितना होना चाहिए, तो वॉल्यूम होना चाहिए एरिया इनटू लेंथ। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मान लो मैं यहाँ का बहुत छोटी सी डिस्टेंस ले रहा हूँ, इसलिए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को लगभग कांस्टेंट मान सकते हैं। तो एरिया इनटू डेल्टा एक्स ये आपका चेंज इन वॉल्यूम होगा कितने टाइम में, डेल्टा टी टाइम में, और ये आपका कांस्टेंट रहेगा। डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी का मतलब क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम विच इज वेलोसिटी, और ये बहुत छोटे से डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, छोटे से टाइम इंटरवल की बात कर रहे हैं, तो इतने से टाइम इंटरवल और इतनी सी डिस्टेंस में अपन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को लगभग कांस्टेंट मान सकते हैं। तो उस केस में ये डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी लगभग कांस्टेंट रहेगा। उस वेलोसिटी को मैंने v1 बोला तो यानी या v बोला, तो एरिया इनटू वेलोसिटी मस्ट बी कांस्टेंट, और ऐसा हर क्रॉस सेक्शन पर होगा, हर क्रॉस सेक्शन पे होगा, ठीक है। तो इस केस में अगर मैं बात करूं कि भाई यहाँ का एरिया इंटू वेलोसिटी जो है वो भी कांस्टेंट होगा, यहाँ का एरिया इंटू वेलोसिटी यहाँ का सब जगह का सेम होगा, तो मैं कह सकता हूँ कि भाई यहाँ का एरिया वेलोसिटी को मैं a1 v1 या a इंटू v1 बोल देता हूँ, इज इक्वल टू यहाँ पर क्रॉस सेक्शन है a इंटू v2 वेलोसिटी हो गई, तो a v1 इज इक्वल टू a v2 हो जाएगा, या अगर a1 a2 अपन क्रॉस सेक्शन एरिया ले रहे हैं तो a1 v1 इज इक्वल टू a2 v2 हो जाएगा। अब इससे हमें क्या पता चल रहा है, अगर हम थोड़ा सा और इसका एनालिसिस करना चाहें तो हम ये कह सकते हैं कि सपोज करो मैं v2 निकालना चाहता हूं, तो v2 इज इक्वल टू स्मॉल a अपॉन कैपिटल N टू v1 हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जिस जगह पर अगर मैं देखूं तो v2 बाई v1 इज इक्वल टू कितना हो गया, v2 बाई v1 ये इधर चला जाएगा, यानी स्मॉल a बाई कैपिटल है। अगर स्मॉल a बाई कैपिटल A में ले रहा हूं यानी एरिया इसके कॉरस्पॉन्डिंग था, तो मैं कह सकता हूं कि v इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया हो गया, यानी जितना एरिया छोटा होगा उस जगह से फ्लूइड उतनी तेज रफ्तार से निकलेगा। अगर आपने कभी वाटरिंग की हो पाइप से, तो अगर आपको पाइप को से पानी को दूर तक भेजना होता था ज़्यादा वेलोसिटी से, तो अपन क्या करते थे, उसके मुंह को थोड़ा सा पिचका देते थे या आगे थोड़ी उंगली लगा देते थे, तो उससे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पाइप का छोटा हो जाता है और उससे पानी तेज रफ्तार से बाहर निकलता था। तो रीजन आपको समझ में आया कि जितना एरिया बड़ा होगा वेलोसिटी उतनी कम हो जाएगी, जितना एरिया छोटा होगा वेलोसिटी उतनी ही ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, जिससे हम बता सकते हैं कि भाई अगर मुझे कहीं पर वेलोसिटी को बढ़ाना है तो वहाँ पर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को थोड़ा छोटा कर देंगे, जहाँ वेलोसिटी को कम करना है वहाँ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को बड़ा रख देंगे, ठीक है। थैंक यू।